आधी रात का वक्त था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। भीमा रात के वक्त अपने खेतों की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, मगर उसकी पत्नी नेहा उसे जाने से रोक रही थी। अगर आपको खेतों की सिंचाई करनी है तो आप सुबह चले जाना, आधी रात को जाने की क्या जरूरत है। आप सुन नहीं रहे हैं, कुत्तों के रोने की आवाज लगातार आ रही है। खेतों को सिंचाई की जरूरत अभी है और मैं सुबह जाऊं। नेहा, मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी और कुत्ते तो रात को अक्सर रोते ही हैं। लोग कहते हैं जब भी रात के समय कुत्ते रोते हैं तो उस जंगल के पुराने खंडर के आसपास कुछ अपशगुन जरूर होता है और लोग अचानक से लापता हो जाते हैं, जिनका फिर कुछ पता नहीं चलता। तुम भी न नेहा, हद करती हो। मैं इन बातों को नहीं मानता। नहीं जी, आप मेरा कहना मानिए। आप आज मत जाइए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मुझे मत रोको नेहा, मैं अकेला नहीं जा रहा, अपने दोस्त रमेश को भी साथ लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर भीमा चला गया। सर्द रात में रमेश और उसका दोस्त भीमा खेतों की सिंचाई करने पहुँच गए। ठंड अपने पूरे सबाब पर थी। उन दोनों ने सर्दी से बचाव के लिए आग जला ली थी। वो दोनों उस मनहूस खंडर से ज्यादा दूरी पर नहीं थे। अचानक उन दोनों के कानों में एक दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी। चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर रमेश के तन बदन में डर की एक लहर सी दौड़ गई। भीमा, तुमने कुछ सुना? भीमा, जो अपने नाम की तरह लंबा और ताकतवर युवक था, बोला। हाँ, मैंने भी वो चीख साफ सुनी है जो उस खंडर की तरफ से आई है। तभी अचानक फिर से बचाओ बचाओ के साथ चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनाई पड़ी। ये सब सुनकर दोनों चिंतित हो गए। अचानक कुछ मन बनाकर भीमा ने हाथ में लाठी उठा ली और खंडर की ओर चल दिया। ये क्या पागलपन कर रहे हो भीमा? हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और मैं तो वैसे भी आज रात आने के लिए मना कर रहा था, सिर्फ तेरी वजह से यहाँ आया हूँ। चल हट डरपोक कहीं का। जरा सोच, अगर कोई अबला सच में वहाँ पर खतरे में हो तो क्या हम उसकी सहायता न करें, उसे यूं ही वहाँ मरने के लिए छोड़ दें? भीमा के इस सवाल से रमेश चुप हो गया और भीमा भागते हुए थोड़ी ही देर में उस भयानक जंगल में घुस गया। अब वो दोनों ही घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। तभी अचानक एक बार फिर उस औरत की चीखें उन दोनों के कानों में पड़ी। भीमा और रमेश चीख की दिशा में भागने लगे। वो दोनों थोड़ी ही दूर पहुँचे थे कि तभी सामने से एक औरत बड़ी तेजी से भागती हुई आई और सीधी भीमा से आकर टकरा गई और जमीन पर जा गिरी। डर के मारे वो भीमा से लिपट सी गई और चीखते हुए बचाओ बचाओ कह रही थी। इतना कहकर वो भीमा की बाहों में ही बेहोश हो गई। भीमा उसकी खूबसूरती देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठा और रमेश की तरफ देखते हुए बोला, जा जल्दी से पानी लेकर आ, क्योंकि इसे होश में लाना जरूरी है। होश में आ भीमा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरा गौर कर, यहाँ इस औरत के अलावा और कोई इंसान नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं ही चला जाऊंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। रमेश पानी लेने वहाँ से चला गया। वहाँ से थोड़ी ही दूर वो मनहूस खंडर मौजूद था, जिसके पास एक पुराना कुआं था। रमेश उस कुएं के पास जैसे ही पहुँचा, अचानक उस खंडर से सैकड़ों घुंघरू की आवाजें आने लगी। अचानक रमेश के कानों में भीमा की दिल दहलाने वाली चीखें सुनाई दी। रमेश तुरंत भीमा की तरफ दौड़ने लगा, मगर जैसे ही वो भीमा के नजदीक पहुंचा, तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक बेहद डरावने चेहरे वाली औरत जैसी एक डायन खड़ी थी और भीमा की खून से लथपथ लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। देखते ही देखते उस भयानक दिखने वाली डायन ने भीमा की लाश से मांस खाना शुरू कर दिया। ये देखकर रमेश की चीख निकल गई और वह भागने लगा, पर रमेश के भागने से पहले ही उसे काली आत्माओं ने घेर लिया। उन सब के चेहरे बेहद भयानक थे। अचानक वो डायन उड़ते हुए रमेश के सीने पर बैठ गई। रमेश की एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चिर गई। दूसरे दिन भीमा और रमेश के लापता होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई।
गांव के एक व्यक्ति ने मुखिया जी से पूछा। मुखिया जी, अब बस बहुत हो गया। जब जब इस गांव में कुत्ते रोते हैं तब तब कुछ अपशगुन होता है। यहाँ पर गायब होने की वारदातें हमारे बाप दादा के जमाने से होती चली आ रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। आखिर कब तक हमारे नौजवान उस खंडर के पास से गायब होते रहेंगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे इसकी चिंता नहीं है? उस खंडर को तोड़ने की कोशिश 1000 बार की गई है और जब भी उस खंडर को तोड़ा गया तो दूसरे दिन खंडर खुद ब खुद अपनी जगह बन जाता है। तो फिर इसका मतलब तो यही है, हम सबको अब इस गांव को छोड़ देना चाहिए। इस राज से पर्दा अब नहीं उठेगा। बहुत से तांत्रिक और बाबाओं ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। कुछ ने तो अपनी जान भी गंवा दी, लेकिन इस बार मैंने बहुत पहुंचे हुई तांत्रिक भैरव को बुलाया है। कहते हैं वो इतना शक्तिशाली है कि भूत और भविष्य में भी आसानी से आ जा सकता है। तभी वहाँ भैरव बाबा आ जाते हैं। भैरव मुखिया के नजदीक आकर खड़ा हो गया। मुखिया ने हाथ जोड़कर बाबा को सारी बातें बताई। रात हो गई है, ये सही समय है, चलो मेरे साथ। और हाँ, जिसके पास जितना पेट्रोल हो वो सब ले लो और सारे गांव वाले मेरे साथ उस खंडर पर चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले बाबा के साथ उस खंडर में आ गए। तांत्रिक भैरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। भैरव की आंखें बंद करते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। कुछ देर बाद अचानक भैरव ने अपनी आंखें खोली। क्या आपने कुछ देखा? हाँ मुखिया, देखा। उसका नाम कालो है। कई सालों से यहाँ के जवान लोगों को मारकर उनके शरीर के मांस के साथ साथ उनकी हड्डियाँ तक खा जाती है। तांत्रिक की बात सुनकर सभी गांव वालों की आंखों में दहशत झलकने लगी। ये अंग्रेजों के जमाने की बात है। उस जमाने में एक औरत यहाँ इस खंड में थी जिसका नाम कालो था। कालो एक बहुत ही सुंदर और खतरनाक औरत थी जिसके न जाने कितने अंग्रेज अफसरों के साथ नाजायज संबंध थे। कालो काला जादू करने में माहिर थी। शैतान को खुश करने के लिए और हमेशा जवान और सुंदर दिखने के लिए वो गांव की औरतों और मर्दों को अंग्रेजों से जबरदस्ती पकड़वाकर उनकी बलि दिया करती थी और बलि देकर वो उन सब का कच्चा मांस खा जाया करती थी। जब इस बात की भनक गांव वालों को लगी तो उन्होंने कालो को दीवार में जिंदा चिनवा दिया। लेकिन कालो अपनी आत्मा का सौदा शैतान से पहले ही कर चुकी थी। मरने के बाद कालो एक डायन बन गई, लेकिन अब उसका वक्त खत्म। इतना कहकर भैरव बहुत तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते अचानक उस खंडर की दीवार फट गई और उसमें से एक भयानक डायन बाहर निकलकर आ गई। कौन है रे तू? लेकिन भैरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बेखौफ होकर कालो के नजदीक चला गया और अचानक भैरव ने कालो का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने कालो का हाथ पकड़ा वो बुरी तरह से चीखने लगी। सब लोग इसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दो। सभी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और देखते ही देखते वो कालो जलने लगी। वह भयानक तरीके से चीखने लगी। फिर कालो धुएं के रूप में जमीन के अंदर समा गई और वो खंडर अपने आप टूटकर नीचे गिर गया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट, शेयर जरूर करें।